हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। और पिछली क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए जाके। ठीक है, अपना ये बैच के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा, फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के पास जो स्टार्ट चल रहा था। और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलो आज हम पहले बात कर लेते हैं अपने बैच के बारे में। क्या बैच चल रहा है, इसकी टाइमिंग क्या है, टाइमिंग के बारे में बात कर लेते हैं। फिर हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक, ये अपना DLED सेकंड सेमेस्टर है। DLED सेकंड सेमेस्टर है। ठीक है, शस्त्र कौन सा है? 23 और 25 शस्त्र है। बैच का क्या नाम है? टारगेट फ्री बैच 90%। हम लोगों का टारगेट है आपका 90% लाने का, 90% प्लस। किस चैनल पे चल रहा है? अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर। किस पे चल रहा है? अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर। इसकी टाइमिंग क्या है? टाइमिंग हम लोग देख लेते हैं। सुबह जो 10 बजे क्लास साइंस चल रही है वो कंप्लीट हो चुकी है, अब इसमें प्रैक्टिस स्टार्ट होगी। ठीक है, सुबह ही 11 बजे आपको इंग्लिश की क्लास मिल रही है, वो आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए जाके। और शाम 4 बजे हमसे आप जुड़ते ही हो, कौन सा? वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के साथ। ठीक है, इसकी 2 क्लासें हो चुकी हैं, वो आपने नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए जाके। ठीक है, सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है, ये नहीं कि आपको बीच में छोड़ दिया जाए। शाम को आपको शाम को ही 5 बजे आपको मिल रही प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ठीक, ये शाम को 5 बजे चलती है। एक स्टार्ट हुई है, अभी नई क्लास स्टार्ट हुई है 6 बजे, हिंदी की क्लास स्टार्ट हुई है, ये आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए जाके। ठीक है, और शाम 9 बजे मैथ होता है जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और प्ले लिस्ट भी बनी है तो आप वहाँ से देख सकते हैं जाके। ठीक है, प्ले लिस्ट बनी है तो वहाँ से आप देख सकते हो जाके। तो ये है अपने बैच का टाइमिंग। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लो, जुड़ना ना भूलो। ठीक है, सारा कुछ बेसिक से कराया जा रहा है, जितना आपको पर्याप्त है उतना सिलेबस कराया जा रहा है। ठीक है, तो इन सबकी प्ले लिस्ट बनी है तो आप देख सकते जाके। इनकी सबकी प्ले लिस्ट बनी है तो आप देख सकते। देखो, साइंस कंप्लीट हो गया, इसकी प्ले लिस्ट है। और कंप्लीट मैथ भी हो गया, ये भी आप देख सकते हो जाके। ठीक है, और हमारा अपना नया सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट हुआ है? वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ठीक, ये हमारा स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न पत्र कौन सा? प्रश्न पत्र फर्स्ट है। चलो देख लेते हैं। इसमें यूनिट फर्स्ट चल रहा था। यूनिट मतलब खंड खंड का चल रहा था इसमें। ठीक है, खंड का चल रहा था इसमें, जिसमें हम पढ़ रहे थे। 1-2 क्लासें होंगी जिसमें हम पढ़ रहे थे, जैसे शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं ये सब पढ़ रहे थे। शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? शिक्षा के उद्देश्य 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 क्या है ये पढ़ रहे थे। इसमें औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, सुदूरस्थ शिक्षा, ये सब पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब ना करो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे इसका आप लाभ मिल सके। 2 क्लासें हो चुकी हैं। क्लास कितनी हो चुकी हैं? क्लास 2 हो चुकी हैं, तो आप वो नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए जाकर। ठीक है, चैनल पर जाकर देख सकते जाके। चलो कर लेते हैं आज की क्लास स्टार्ट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? शिक्षा का महत्व क्या है? शिक्षा का महत्व। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है शिक्षा का महत्व। शिक्षा का महत्व देख लेते हैं। हमारे जीवन में शिक्षा का महत्व क्या है, इसके बारे में बात थोड़ा कर लेते हैं। ठीक, शिक्षा का महत्व क्या है हमारे जीवन में, उसकी बात कर लेते हैं। शिक्षा किस प्रकार हमारे जीवन में लाभकारी है उसकी बात करें। शिक्षा का महत्व, तो शिक्षा का महत्व है मानव, जो गलत लिखा, मानव को शिक्षा का महत्व क्या है? मानव को जीवन में से मानव को जन्म से लेकर मरणोपरांत तक जन्म से मरणोपरांत तक शिक्षा की आवश्यकता रहती है। बिल्कुल सही बात। मानव के अस्तित्व में शिक्षा के बिना वैसे ही शिक्षा के बिना वैसा ही है जैसा पतवार के बिना नाव। पतवार के बिना नाव। शिक्षा का महत्व अनेक दृष्टिकोण से है। शिक्षा व्यक्ति के प्रत्येक पहलू को विकसित करके उसका
चारित्रिक निर्माण करती है, अर्थात मानवता का पाठ पढ़ाती है। ठीक, शिक्षा उसी अकॉर्डिंग है, उसी के अनुसार है। जैसे जैसे नाव पानी में चल रही, उसमें बिना पतवार के चलना नाव। जैसे आपके जीवन में शिक्षा नहीं है, आप शिक्षित नहीं हो, आप जीवन में शिक्षित नहीं हो, तो आपका जीवन उसी अकॉर्डिंग है, उसी जैसे पानी में चल रही नाव, उसका कोई महत्व नहीं। किसे जैसे जैसे पानी में चल रही बिना पतवार के नाव, जैसे पता नहीं, जैसे जैसी धारा आ जाए, धारा जिस प्रकार बह जाए, पूर्व बह गई तो पूर्व चले जाओगे, दक्षिण बह गई दक्षिण बह, तो उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो इस शिक्षा का कहने का मतलब ये है कि ये शिक्षा मनुष्य के जीवन परिवर्तन चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन मतलब जब व्यक्ति का जन्म होता है या बच्चे का जन्म होता है, जब तक उसका मृत्यु नहीं होती है, तब तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ये शिक्षा का महत्व है। ठीक है, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मेन पॉइंट यहाँ पे ये आ जाए आपके पास लिखने को, शिक्षा का महत्व बताओ। शिक्षा का महत्व क्या बताओगे? तो शिक्षा का महत्व वही है, मानव के लिख सकते हो आप, अपनी भाषा में भी लिख सकते हो कि मानव जीवन में शिक्षा का वह महत्व है जो जीवन जन्म से मरण तक, मतलब जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक चलता ही रहता है। वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखता रहता है। और जिसके जीवन में शिक्षक जो व्यक्ति शिक्षक नहीं है, तो वो एक नाव के समान है। जैसे नाव बिना पतवार के चलती है, तो वो जिस डायरेक्शन में जाएगी, जैसी धारा बजाए उसी डायरेक्शन वो चली जाएगी। तो ये हमारा इसका था। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसका 2-3 मिनट, इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे आप कर लो एक मानव, एक आप ले लो स्क्रीनशॉट। ये यहाँ पे है मानव, मानव। ठीक, यहाँ पे ये मानव है। ठीक, मानव, यहाँ पे थोड़ा टाइप गलत हो गया, यहाँ पे मानव। ठीक, तो ये मानव को, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके आधार पर किसी देश की संस्कृति का विकास संभव है। बिल्कुल सही बात। जो शिक्षा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरण होती है, बिल्कुल सही बात, की जाती है। संस्कृति जीवन की संस्कृति मानव जीवन की आधारशिला है और प्रारंभिक वस्तु जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, प्रथा तथा अन्य योग्यताएं जो आदतें सम्मिलित हैं। बिल्कुल सही बात है, जिनको मानव समाज के सदस्य के रूप में प्राप्त करते हैं। बिल्कुल बात, मानव के सदस्य के रूप में प्राप्त करता है। ठीक, शिक्षा के उद्देश्य के द्वारा शिक्षा के अन्य उद्देश्यों को बल मिलता है तथा व्यक्ति के विकास के साथ साथ परिवार, समाज तथा राष्ट्रीय विकास होता है। संस्कृति का एक नवीन मोड़ मिलता है। ठीक, तो ये हमारा सांस्कृतिक उद्देश्य क्या होता है। सांस्कृतिक उद्देश्य का मतलब होता है कि आप सांस्कृतिक उद्देश्य का मतलब होता है एक शिक्षक ऐसा माध्यम है, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिनके आधार पर हम किसी देश की संस्कृति का विकास का संभव कर सकते हैं। जैसे आप शिक्षित हो, शिक्षा एक ऐसा माध्यम जिससे आप किसी विदेश की संस्कृति का संस्कृति का विकास संभव है। ठीक है, बिना शिक्षा के संभव नहीं है। जो माध्यम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर स्थानांतरण किया जाता है, जैसे आपके मम्मी पापा शिक्षित हैं तो आप शिक्षित हो सकते हो, तो ये आप एक स्थानांतरण है, ये आप एक स्थानांतरण है, एक जगह से मतलब दूसरी जगह स्थानांतरण। ये नहीं कह रहा, एक माध्यम से दूसरे पीढ़ी मतलब मोटा माध्यम, एक जगह से दूसरी, जैसे आपके मम्मी पापा शिक्षित हैं तो आप शिक्षित हो, तो ये आप भी शिक्षित हो, तो ये एक माध्यम है। ठीक है, संस्कृति जो लिखो, सांस्कृतिक मानव जीवन की आधारशिला प्रारंभिक वस्तु के ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, प्रथा के योग और आदतें सम्मिलित होती हैं। इसमें सब योग वगैरह ये सब आदतें शामिल होती हैं। ठीक है, तो और क्या, जिनके माध्यम जिसको मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में सदस्यता लेता है, जिसको मनुष्य समाज के रूप में प्राप्त करता है, जिससे ये सब कुछ समाज के
माध्यम से प्राप्त करता है। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्यों के लिए शिक्षा द्वारा अन्य उद्देश्यों को बल मिलता है तथा व्यक्ति को विकास के साथ साथ परिवार, समाज, नवीन विकास का राष्ट्र का विकास कर सकता है। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको जैसे CTET आप करोगे, CTET सुपर टेट दोगे तो ये पूछा जाएगा संस्कृत विकास का उद्देश्य आप बताइए। तो ये CTET है, टेट है, आपके पास टेट है, CTET है, उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप जब CTET दोगे ना, जैसे जैसे DLED होने के बाद, जैसे DLED होने के बाद आप CTET दोगे, टेट दोगे, तो इसमें ये सारा सिलेबस आपको मिलने वाला है। वहाँ पे ये सिलेबस सारा मिलने वाला है। इसे बोलते हैं CDP, इसे बोलते हैं CDP बोलते हैं, CDP बोलते हैं। तो ये CDP ये इसी यहीं से पूछी जाती है। ठीक है, ये CDP वहीं से पूछी जाती है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य शिक्षा को आदर्शवादी विचारकों का मत है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक को आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का विकास करना है। उन्होंने बालक की भौतिक उन्नति को उद्देश्य नहीं माना है। ठीक है, अध्यात्म बालक के विचारों के पवित्रता लाती है तथा उनकी विभिन्न शक्तियों का विकास कराती है। आध्यात्मिक व्यक्ति की धार्मिक प्रवृत्तियों का जन्म करके व्यक्तियों के क्रियाकलापों का नियंत्रण करती है। ठीक, नियंत्रण करती है, जिससे बालक समाज विरोधी कार्य नहीं करता है और अपने व्यक्तित्व का विकास धनात्मक पक्ष में ले जाता है। अपने भाई बहन त्याग कर सहयोग अपने भाई बहन के तक भावना का विकास करते हैं। ठीक है, जैसे शिक्षा का माध्यम ऐसा होता है कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचोगे, नेगेटिव पक्ष नहीं आता। जैसे नहीं यहाँ पे बोला है, ये देखो, बालक सामाजिक विरोधी कार्य नहीं करता है। जैसे समाज के अकॉर्डिंग जो कार्य होता है, आप शिक्षित हो, समाज के अकॉर्डिंग ऐसा काम नहीं करोगे जिससे आपको लज्जित होना पड़े, आपके मम्मी पापा को लज्जित होना पड़े। यही तो कह रहे यार, व्यक्ति के विरोधी कार्य नहीं करता है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव काम करता है। ठीक है, तो ये आप एक से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, ये इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो फिर आगे देखते हैं, आगे क्या हमारे पॉइंट। आगे संतुलित विकास का उद्देश्य। संतुलित विकास का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति के संतुलित विकास के लिए शिक्षा का महत्व उद्देश्य उसके शारीरिक, मानसिक, नैतिक, भावनात्मक और कलात्मक आदि पक्षों को विकसित करना है। व्यक्ति की शक्तियाँ एवं क्षमताओं को संतुलित विकास आवश्यक है। विकास आवश्यक है। ठीक, विकास आवश्यक है। ठीक है, ये कह रहा है व्यक्ति के संतुलित विकास के लिए शिक्षा का महत्व उद्देश्य उसके शारीरिक, मानसिक, नैतिकता और भावनात्मक, कलात्मक आदि पक्ष विकसित होते हैं। पक्ष यहाँ पे लिखा, पक्ष को विकसित करना ये शिक्षा का माध्यम है। ठीक है, जैसे शिक्षा का ये माध्यम, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये हमारा क्या है? व्यक्ति के संतुलन विकास के लिए शिक्षा का महत्व उद्देश्य उसके शारीरिक, मानसिक, नैतिक और भावनात्मक और कलात्मक आदि का विकास होता है। ये आप इतना भी लिख दोगे तब भी आप नंबर पूछ सकते हैं। ठीक, जैसे आपको टेट में क्या पूछा जाता है? टेट में ये तो पूछा जाता है संतुलित विकास का उद्देश्य क्या होता है? तो आप लिख सकते हो शारीरिक, मानसिक, नैतिक, तो ये तो सब कुछ है इसके विकास। तो ये आप लिख सकते हो ऐसे करके।
भावनात्मक ये विकास है, इसका आप स्क्रीनशॉट एक ले सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें महात्मा गांधी के इनके विचारों का क्या नाम। महात्मा गांधी का विचार क्या था, हर्बर्ट स्पेंसर का क्या विचार था। शरीर बोले, शरीर मस्तिष्क और आत्मा इन तीनों का, शरीर मस्तिष्क और आत्मा इन तीनों का उचित और सामंजस्यपूर्ण विश्लेषणपूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है और शिक्षा की लंबी व्यवस्था का आधार है। ठीक, संभी व्यवस्था का आधार है। ठीक, तो ये किसने कहा था, ये कहा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी पूछा जा सकता है महात्मा गांधी के शिक्षा बारे में क्या कहा था, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, और दूसरा इन्हें कहते हैं हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा शिक्षा एक मात्र उद्देश्य हमें वह क्षमता प्रदान करना जिसके द्वारा हम पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कितनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। हर्बर्ट स्पेंसर की डेफिनेशन आपको सीटेट में सीधे सीधे पूछ ली जाती है कि ये यहाँ पे कैसे पूछा जाता है सीटेट में। शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य हमें वह क्षमता प्रदान करता है जिसके द्वारा हम पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हम जीवन व्यतीत कर सकते हैं, ये किसने कथन कहा था, ये किसकी डेफिनेशन है, तो आप ऐसे करके ये पूछा जाता है। ठीक है ना, तो ये पूछा जाता है भैया। तो इसका आप एक ले लो स्क्रीनशॉट या नोट कर लो। तो ये डेफिनेशन आप दोनों याद कर लेते हो, दोनों इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है महात्मा गांधी, और हमने सारे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए। ये पूछा हुआ क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये आप स्किप नहीं कर सकते हो। स्किप करोगे तो फिर आप खुद ही जिम्मेदार होगे इसके। चलो अब देख लेते हैं नागरिकता के उद्देश्य। नागरिकता के उद्देश्य का अच्छे नागरिक का निर्माण शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। बिल्कुल सी बात, अच्छे नागरिक का निर्माण शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है, परंतु केवल नागरिकता में राष्ट्रीय भावना की शिक्षा ही नहीं देनी चाहिए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास भी आवश्यक है, जिसका वसुधैव कुटुंबकम की भावना सार्थकता प्रदान की जा सके, विश्व में शांति की स्थापना हो सके। बिल्कुल सही बात, शिक्षा होगी तो ये आप सही मार्गदर्शन करोगे, अच्छे विचार आएंगे आपके पास, अच्छी डायरेक्शन कर सकते हो। तो वही तो कह रहा है, अच्छे नागरिक का निर्माण तभी हो सकता है जब आप शिक्षक हो, शिक्षित होगे तभी आपके अच्छे नागरिक बन सकते हो। वैसे तो देख रहे हो कितने लोग अलग ही अलग हैं। तो बोला यहाँ पे पूछा जाता है कि शिक्षा के उद्देश्य क्या है। शिक्षा का उद्देश्य का अच्छे नागरिक का निर्माण शिक्षा के द्वारा ही संभव है। बिल्कुल बात सही है। जैसे आप अच्छे नागरिक बनोगे, अच्छे नागरिक तभी बन सकते हो जब आपका माइंड विकसित होगा। माइंड विकसित तभी होगा जब आप पढ़ाई करोगे, शिक्षक होगे, जैसे आपके पास ज्ञान है। जैसे आप टीचर बनने जा रहे हो तो आपका माइंड विकसित हो चुका है, जैसे समाज में बता सकते हो कि गलत क्या है सही क्या है। ठीक है, गलत सही की पहचान करना ही तभी तो कर सकते हो आप शिक्षित होगे। तो यही कहना है ना, अच्छे नागरिक का निर्माण होना शिक्षा का ही माध्यम है। तो आप ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे करके आप लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट का समायोजन का उद्देश्य। समायोजन का उद्देश्य क्या, समायोजन का उद्देश्य क्या, समायोजन का उद्देश्य शिक्षा व्यक्ति को समाज, राष्ट्र, कला, देश आदि के साथ साथ अनुकूल अथवा समायोजन करना सिखाती है। बिल्कुल सही बात, शिक्षा आपको सब कुछ सिखाती है। आप एक शिक्षित होगे तो आप अच्छे डिसीजन ले सकते हो, अच्छा सोच सकते हो। ठीक है, कि हमें किस परिस्थिति में कैसे डिसीजन लेना चाहिए। ठीक, शिक्षा बालक के बौद्धिक विकास के साथ साथ उसके दुरुपयोग पर भी बल देती है। ठीक, जिससे विकास परिस्थितियों में समायोजन किया जा सके। बालक के विद्यालय प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण में समायोजन करने में सहायक होती है। इस प्रकार शिक्षा के द्वारा बालक वातावरण के कारण तथा परिणाम का जान सकता है और स्वयं नवीन प्रयोगों के आधार पर वातावरण पर परिवर्तन कर लेता है। शिक्षक हो गए तो उससे आप वातावरण के अकॉर्डिंग ही अपने को ढाल सकते हो, अच्छे अपने विचार दे सकते हो समाज में और अच्छा सोच सकते हो। ठीक है, तो इसका आप ले लो एक स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाह रहे तो आप इसे ले लो, नोट कर लो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ये आप यहाँ पे तो हेल्पफुल मिलेगी। डीएलएड आप कर रहे तो हेल्पफुल मिलेगी। जैसे आप सीटेट दोगे, टेट दोगे, सुपर टेट दोगे, वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे। जैसे समायोजन का उद्देश्य क्या है,
तो समायोजन का आप सीधे सीधे आपने पढ़ा है तो आप दे सकते हो, ठीक है, तो आप दे सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं आत्म अभिव्यक्ति का उद्देश्य। आध्यात्मिक आत्म अभिव्यक्ति का उद्देश्य क्या है? शिक्षा के इस उद्देश्य के द्वारा बालक को अपनी योग्यता के प्रदर्शन का अवसर प्राप्त होता है। बिल्कुल सी बात। शिक्षा के माध्यम से ही आदर्श प्रदर्शन संभव है। अतः शिक्षा द्वारा बालक का स्वाभाविक विकास होना चाहिए तथा उसकी जिज्ञासा आत्मगौरव को प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ये कह रहा है शिक्षा के उद्देश्य के द्वारा बालक को अपनी योग्यता का प्रदर्शन का अवसर प्राप्त होता है। बिल्कुल भाई, योग्यता का जैसे आप बालक को मोटिवेट करो, जैसे बालक स्वयं सोचता है तो वो स्वयं आत्म अभिव्यक्ति का उद्देश्य हो गया, ठीक है। जैसे वो मोटिवेट होगा, अवसरों से जितने बालक को आप सीखने का अवसर दोगे उतना ही बालक ज़्यादा मोटिवेट होगा, वो ज़्यादा करेगा, ठीक है, जिसके माध्यम से ही शिक्षा प्रदर्शन संभव है। अतः शिक्षा के द्वारा बालक का स्वाभाविक विकास होता है और उसकी जिज्ञासा होती है उसे कोई भी कार्य करने की, ठीक है, जिज्ञासा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य क्या है? शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य देख लेते हैं। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति है, ठीक, व्यक्ति का स्वयं विकास करना है। व्यक्ति का समाज में घनिष्ठ संबंध है। आरंभ से ही वह अपने माता पिता, भाई बहन, पड़ोस और देश तथा वातावरण से कुछ ना कुछ सीखता है। बिल्कुल सही बात है। जैसा आप माहौल होगा बच्चों वैसा ही सीखता है। समाज के अभाव में व्यक्ति का जीवन पार्श्विक ही रह जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बिल्कुल सही, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये सीटेट में आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीटेट में वो पूछा गया मनुष्य किस प्रकार की प्राणी है? एक सामाजिक प्राणी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो ये आप सीटेट भी में आपको फायदा मिलेगा और डीएलएड में तो डीएलएड आपने सही से कर लिया तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे आप एस्टेट दोगे वहाँ पे ये सारे ऐसे पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। जे पेपर फर्स्ट और सेकंड पेपर ये सीडीपी बोला जाता है। यहाँ पे आपको 30 नंबर की सीडीपी आती है। सीटेट में 30 नंबर की आती है और टेट में भी 30 नंबर की आती है। तो आपको ये अच्छे से पढ़ लिए, दोनों पेपर फर्स्ट और सेकंड पेपर अच्छे से पढ़ दिए तो 30 नंबर आपके यहीं से तैयार हो जाएंगे। तो ये सीधे मतलब शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य क्या है। तो आपको पूछा जाएगा डीएलएड शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य क्या है? शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य क्या है? शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? एक सर्वांगीण विकास करना होता है। व्यक्ति एक सामाजिक घनिष्ठ संबंध होते हैं। समाज और व्यक्ति के एक सामाजिक घनिष्ठ संबंध होते हैं। जैसे जिस समाज में रहता है उसके संबंध बहुत अच्छे होते हैं, तो ये सामाजिक संबंध हो गए। उसको वो वातावरण के अकॉर्डिंग सीखता है, वातावरण से कुछ ना कुछ सीखता है, आस पड़ोस से सीखता है। जैसे कोई बच्चा है जिस माहौल में रह रहा है तो वो वैसे उसके विचार आएंगे। वो अच्छे माहौल में रह रहा है तो अच्छे विचार आएंगे। तो ये शिक्षा का महत्व है, ठीक है, ये शिक्षा का महत्व। तो ये आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ये आपको अभी तो फायदा देगा, आपको आगे भी देगा। जो डीएलएड में ज़्यादा आपको कुछ करना ही नहीं होता। डीएलएड में फैक्चुअल पूछा जाता है। डीएलएड में आपको ऐसे एक नंबर भी आ जाता है। शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या? इसे आ जाए डीएलएड में शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या है, तो आप लिख दो शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या है। जैसे शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य व्यक्ति और समाज के बीच घनिष्ठ संबंध होते हैं और व्यक्ति या बच्चा अपने आस पड़ोस भाई बहन से कुछ ना कुछ सीखता रहता है और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इतना लिखा हो, आपके 2 नंबर पक्के। इतना आपने लिख दिया तो 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। चलो, ज़्यादा कुछ लिखना ही नहीं है यार, थोड़ा ही लिखना है। आप देख लेते हैं वर्तमान भारत में उद्देश्य को प्रभावित करने वाले कारक, निम्नलिखित कारक। वर्तमान भारत में उद्देश्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक? पहले दर्शन देख लेते हैं। दर्शन में क्या? शिक्षा के उद्देश्य पर दर्शन का अधिक प्रभाव पड़ता है। प्रवृत्तियों के अनुसार आत्म व्यक्ति का व्यवस्था, विचार, विकार, संवर्त क्रियाओं का निर्माण, प्रवृत्तियों और साधन
और समन्वय का प्रजातियों शांति की प्राप्ति शिक्षा के उद्देश्य थे, परंतु आदर्शवाद के अनुसार आत्म अनुभूति, चरित्र निर्माण तथा आध्यात्मिक व्यक्ति व्यक्तित्व का विकास आदि शिक्षा का उद्देश्य है। बिल्कुल सही बात। शिक्षा का उद्देश्य क्या? ये हम थोड़ा अभी पीछे पढ़ के आए हैं। शिक्षा का क्या उद्देश्य है, ये सब पीछे पढ़ के आए हैं, तो इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट। शिक्षा का ले लो इसका क्वेश्चन शॉट। शिक्षा का क्या उद्देश्य था? दर्शन जैसे क्या था, आध्यात्मिक व्यक्तित्व व्यक्तित्व विकास आदि का शिक्षा का उद्देश्य है, जैसे आत्म अनुभूति, चरित्र निर्माण, ये सब इसके उद्देश्य है। इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट। चलो फिर क्या नेक्स्ट, जीवन दर्शन क्या है? जीवन दर्शन क्या? जीवन दर्शन क्या? समाज में रहने वाले व्यक्तियों को के जीवन जीने के ढंग का भी शिक्षा के उद्देश्य पर प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे जिस समाज में आप रह रहे हो तो आप शिक्षित हो तो उसका इफेक्ट आप पे अलग पड़ेगा, आपकी लोग बात मानेंगे, आप अच्छे अच्छे विचार दे सकते हो। गांधी जी के जीवन दर्शन का शिक्षा के उद्देश्य में प्रभाव स्पष्ट है। बताओ, गांधी जी के जीवन दर्शन का शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रभाव स्पष्ट है। गांधी जी ने शिक्षा पर बहुत विचार दिए हैं। तो ये जिसे जीवन दर्शन पूछ सकता है, ये भैया आपको डीएलएड में इतना ही लिखना है, तो जिसे डीएलएड में ज़्यादा नहीं लिखना है, 2 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाए। इतना आप लिखाओगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे। जीवन दर्शन बोला जाएगा आपसे, जीवन दर्शन क्या है? तो जीवन दर्शन में आप क्या लिख सकते हो, समाज में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन जीने का ढंग भी शिक्षा के उद्देश्य पर प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल भाई, इतना लिख सकते हो। और फिर कोई विचार हो, गांधी जी का नाम लिख दो, हर्बर्ट स्पेंसर का नाम लिख सकते हो आप। गांधी जी के जीवन का दर्शन शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभाव स्पष्ट करता है। तो आप इतना लिखाओ, ज़्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है, इतना लिखाओ, आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है। आप देखो राजनीतिक विचारधारा। राजनीतिक विचारधारा क्या? शासन करने वाली सरकार ही शिक्षा की व्यवस्था का कार्यभार संभालती है। बिल्कुल बात, जो सत्ता में सरकार होगी तो वो ही तो शिक्षा पर विचार करेगी। जो सरकार नहीं हो जिसकी, तो वो कैसे कर सकती? अतः अपने अनुरूप ही शिक्षा के चर्चे का जांच का गठन कर दी। जांच गलत है, जांच का गठन कर दिया। और इस प्रकार शिक्षा के उद्देश्यों को तत्कालीन सरकार का प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही है, सरकार का प्रभाव पड़ता है। ठीक। तो ये जो सरकार राज्य में होगी, जो सरकार राज्य में होगी वो ही तो निर्णय लेगी, ना कि जो सरकार नहीं है और वो निर्णय कैसे ले सकती? तो शिक्षा पर सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन डालता है? जो सरकार राज्य में शासन कर रही होती है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है हमारा, सामाजिक विचारधारा। सामाजिक विचारधारा क्या? सामाजिक विचारधारा में क्या कि समाज की दशाओं का शिक्षा के उद्देश्य का परिवर्तन प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही बात। भारतीय शिक्षा का उद्देश्य केवल समाज की शिक्षित करना तथा उनके जीवन यापन के साधन जुटाना मात्र है। बिल्कुल सही बात। समाज में क्या होता है? समाज में ये होता है, समाज की दशाओं का शिक्षा के उद्देश्यों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। भारतीय शिक्षा का उद्देश्य केवल समाज को शिक्षित करना तथा उनके जीवन यापन के साधन जुटाना। बस सरकार का क्या उद्देश्य है, यही तो है। इस आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। ये यार एक नंबर में बूझ लिए जाते हैं, जैसे बहुविकल्प में बूझ लिए जाते हैं, ये बहुविकल्प में बूझ लिए जाते हैं। ठीक। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ये सब पढ़ रहे हैं प्रारंभिक शिक्षा में पढ़ रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा। ये आपका, जैसे आप सीटेट नहीं दोगे तो आपको ये अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहाँ से आपने सही पढ़ लिया। प्रारंभिक शिक्षा में ये हम सब पढ़ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ते हैं शिक्षा के प्रकार। शिक्षा के प्रकार क्या क्या है? शिक्षा के प्रकार देख लेते हैं। शिक्षा के प्रकार, अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा। ये यहाँ से आपको 2 नंबर पक्के हैं। ये 2 नंबर आपकी कंफर्म है। 2 नंबर आप यहाँ से पूछे जाते हैं। ये से पूछे जाते हैं, अनौपचारिक शिक्षा आपसे पूछ ले सकते हैं, औपचारिक शिक्षा भी हो सकते हैं, दूरस्थ शिक्षा। इनमें से आपको
ये 3 पॉइंट में से आपको एक ना एक पॉइंट भूल लेगा। कभी भूल लेते हैं अनौपचारिक शिक्षा क्या है, कभी भूल लेते हैं औपचारिक शिक्षा क्या है, और कभी भूल लेते हैं दूरस्थ शिक्षा क्या है। ठीक, तो ये हम लोग देख लेते हैं, दूरस्थ शिक्षा और औपचारिक। औपचारिक शिक्षा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है। अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा देख लेते हैं। अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा से मुक्त एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जो औपचारिक शिक्षा सीनों द्वारा कमियों पूरी करती है। ठीक, इस व्यवस्था में वे औपचारिक तत्व नहीं है जो जन शिक्षा की शिक्षा दिशा में उनकी क्षमता को सीमित करें। बिल्कुल सही बात, सीमित करते हैं अंत में। अतः अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा से मुक्त की शिक्षा व्यवस्था है। ये एक सुनिश्चित लचीली शिक्षा व्यवस्था है। बिल्कुल, अनौपचारिक शिक्षा क्या, एक ये लचीलापन होना चाहिए। इसमें लचीलापन मतलब होता है जैसे शिक्षा ऐसी होनी चाहिए पूर्व ज्ञान से जुड़ती हो। ये नहीं कि क्वेश्चन आपने इतने टफ बना दिए जिससे आप बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लचीलापन होना चाहिए शिक्षा को। ठीक है, जो समुदाय की आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुकूल अनुसार नगर, ग्राम, क्षेत्र, स्थानीय पृष्ठभूमि बालकों को शिक्षित करती है। बिल्कुल सही बात है। तथा स्थानीय परिवेश में प्रविष्ट समायोजी समायो उपयोगी कार्यों द्वारा जीवन उपयोगी व्यवस्था हेतु तैयार करती है। ठीक है, और ये योजना कम समय में एक लचीले पाठ्यक्रम द्वारा निरीक्षण अपूर्ण रूप से शिक्षित करती है। बिल्कुल, इसमें लचीलापन होना चाहिए। इसमें क्या बोला, लचीलापन। इसका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। चलो ठीक, इसका आप ले लो एक स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। नहीं देते हैं, दूसरे शब्दों में देख लो, दूसरे शब्दों में देख लो। अनौपचारिक शिक्षा व्यवहारिक होती है। बिल्कुल सही बात है, अनौपचारिक शिक्षा व्यवहारिक होती है, एक दूसरे से मिलती जुलती। ये शिक्षा के बिना किसी समय अपना किसी भी विधि के प्राप्ति होती है। ठीक, बालक जन्म काल से ही इस शिक्षा को जीवन से विभिन्न परिस्थितियों में प्राप्त करता है। बिल्कुल प्राप्त करता चलता है। ये शिक्षा अनुभवों से प्राप्त होती है। ठीक है, उदाहरण, बच्चा जन्म लेने से पश्चात माला के गोद का अनुभव, लोगों के साथ बातचीत करने के अनुभव, और बड़े होने खेल के मैदान को अनुभव, योगों के साथ साथ व्यवहार आदि परिस्थितियों के अनुकूल अनुभव कर प्राप्त करता रहता है, और उन्हें अनुभवी और शिक्षा का हुई प्राप्त हो जाते हो, अनुभव से शिक्षा प्राप्त हो जाती है। ठीक, ये शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा यहाँ पे पूछा अनौपचारिक शिक्षा कैसी है, अनौपचारिक शिक्षा कैसी, तो आप सीधे सीधे एक लिख सकते हो, ऑप्शन आ जाता है वन लाइनर में। जैसे औपचारिक शिक्षा कैसी है, अनौपचारिक शिक्षा कैसी है, तो आप लिख सकते हैं अनौपचारिक शिक्षा एक व्यवहारिक शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा कैसी एक व्यवहारिक शिक्षा है। ठीक, तो आप ऐसे लिख सकते हो, इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा क्या है हमारे पास, औपचारिक शिक्षा क्या है, औपचारिक शिक्षा। ठीक, औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा सर्वाधिक या नियमित नियमित शिक्षा है, उसे कहते हैं। ठीक, कुछ निश्चित नियम के अनुसार क्रियाशील होती है कि उसके एक निश्चित योजना योजना बना देती है। स्कूल शिक्षकों विद्यार्थियों को शिक्षा निश्चित समय पर विशेष स्थितियों के द्वारा की जाती है, द्वारा ही जाती है। ठीक, इसके लिए विशेष शिक्षा संस्थान होते हैं, जैसे प्राथमिक शिक्षा। ठीक, प्राथमिक स्कूल, माध्यम शिक्षा स्कूल, और उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए उच्च स्तरीय विद्यालय अथवा विश्वविद्यालय होते हैं। इनमें विभिन्न कक्षाएं होती हैं। हर कक्षा एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है। इसी के पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हैं विद्यार्थी विद्यालय जाते हैं, अध्यापक उपयुक्त विधियों से शिक्षा प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही बात है। बालक को शिक्षा परीक्षा होती है, जो जितना ज्ञान अर्जित करता है उसी आधार पर उनको सफलता और असफलता प्राप्त होती है। ठीक है बात। नियमित शिक्षा संसाधनों, विद्यालय बस, पुस्तकालय, अतिरिक्त चिंतन
पुस्तक आदि का प्रमुख है। बिल्कुल सही बात, आदि यानी कि प्रमुख है, बिल्कुल सही बात। तो इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, इसका एक ले लो आप स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, ठीक है, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा पॉइंट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट औपचारिक शिक्षा के गुण। औपचारिक शिक्षा के गुण क्या है? गुण क्या? औपचारिक संसाधनों के द्वारा संस्कृति सुधार और हस्तांतरण होता है। इस प्रकार इन संसाधनों का सबसे बड़ा गुण यह है कि इनके द्वारा मानव समाज के उन अनुभवों तथा गुणों का निश्चित समय प्राप्त किया जा सकता है जो अन्य साधनों से असंभव है। बिल्कुल वाकई बात। तो ये सारे कहने का मतलब वही तो सच्चाई के ऊपर है। तो ये आपके 2 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट औपचारिक शिक्षा के दोष क्या है? औपचारिक शिक्षा के दोष क्या है? दोष देख रहे थे जॉन डीवी के अनुसार, दोष भी देखते हैं। और जॉन डीवी के अनुसार औपचारिक शिक्षा के दोष पर प्रकाश डालते हुए कहा है, औपचारिक शिक्षा बड़ी सफलता से तुष्ट, निर्जित, अस्पष्ट तथा किताब बन जाती है। कम विकसित समाजों संचलित ज्ञान होता है, कार्य बदला जा सकता है, संस्कृति और बातें सीखी जा सकती हैं, प्रतीकों के रूप में होती है और उनको कार्यों के परिणाम नहीं किए जा सकता है। ठीक, इन बातों का सदैव पर रहता है कि औपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभव में कोई ना कोई संबंध रहकर केवल स्कूलों की विषय सामग्री न बन जाए। इस प्रकार औपचारिक शिक्षा संस्थानों के दोष भी अनेक हैं। ठीक, ऐसी शिक्षा ना हो कि आपके स्कूली ज्ञान बन जाए, ऐसी भी शिक्षा ना है जिसका स्कूली ज्ञान बन जाए। इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट। ये नहीं कह रहा है विषय सामग्री ना बन जाए, ठीक, संबंध रहकर केवल स्कूली विषय सामग्री ना बन जाए। ठीक, इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट देखते हैं 22। अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर क्या है? औपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा में अंतर क्या है? औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के उपयुक्त अंतर में स्पष्ट है कि दोनों ही एक दूसरे से कुछ न कुछ भिन्न हुए हैं, कुछ न कुछ भिन्न होते हुए भी अत्यधिक निकट है। बिल्कुल सही बात है। एक के बिना दूसरे की सफलता संभव नहीं है। बिल्कुल सही है। अतः दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा एक दूसरे के पूरक है। बिल्कुल सही बात। अंतर क्या है? दूसरे शब्दों में कह भी सकते हैं औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक मतलब जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट है हमारे पास दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूरस्थ शिक्षा 2 नंबर आपके पक्के हैं। ठीक, ये क्लास आपने कर ली, 2 नंबर पक्के हैं। दूरस्थ शिक्षा क्या है? दूरस्थ शिक्षा क्या है? दूरस्थ शिक्षा देखो, आज का युग भौतिक उन्नति, उच्च लोकतंत्र के मानवतावाद युग को मानव शिक्षा के माध्यम से नियंत्रित नए आयाम स्थापित कर रहा है, किंतु समय के साथ साथ औपचारिक अथवा संवैधानिकता का वर्तमान की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असफल रही है, क्योंकि यह शिक्षा का सर्व उपयोगी रूप देना असंभव है। अतः शिक्षा की ये सीमा विस्तार करने के लिए अनेक साधन उपयोग लाए जा रहे हैं। दूरस्थ शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण साधन और सिद्ध हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, ये आपको पूछा जाता है। इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट ले लो। दूरस्थ शिक्षा ये आपको पूछी जाती है, दूरस्थ शिक्षा आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट, इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं और क्या आगे। अब पहले दूरस्थ शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा अधिगम तथा इसका स्वरूप, अधिगम तथा इसका स्वरूप सामान्यतः दूरस्थ शिक्षा एवं मुक्त शिक्षा अथवा समाचार शिक्षा न कि एक दूसरे के
पर्यायवाची और ना ही प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से अधिगम दूसरे का अधिगम है। शिक्षा दूरस्थ शिक्षा अनेक स्वरूप रूपों में अन्य संभवता रखी जाती है। दूरस्थ शिक्षा के निम्न घटक हैं मुक्त अधिगम, मुक्त शिक्षा, समाचार शिक्षा। ये पॉइंट इसके होते हैं 3। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये आपने क्लास देख ली तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो, इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इसका ले लिया स्क्रीनशॉट। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हमने लोगों ने पढ़ा है आज खड़ा खंड का में पढ़ा है औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। कल हम पढ़ेंगे प्राचीन शिक्षा में गुरुकुल प्राचीन शिक्षा पढ़ेंगे। कल हम क्या पढ़ रहे हैं, कल हम क्या पढ़ रहे होंगे, कल हम पढ़ रहे होंगे प्राचीन शिक्षा पढ़ रहे होंगे। ठीक, प्राचीन शिक्षा पढ़ रहे होंगे। कल हम पढ़ रहे होंगे प्राचीन शिक्षा में। प्राचीन शिक्षा में क्या होता है, जिस गुरुकुल 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 में लोग कैसे शिक्षा, गुरुकुल एवं या बौद्धकालीन शिक्षा। ठीक, बौद्धकालीन शिक्षा पढ़ रहे होंगे। ठीक, कालीन शिक्षा गुरुकुल या बौद्धकालीन शिक्षा, ये हम कल पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलो अब ये आप चैनल सब्सक्राइब ना करो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यूनिट हमारा फर्स्ट खत्म होने वाला है। ठीक है, ये हमारा यूनिट खत्म होने वाला है। ठीक, तो ये हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई बचा तो नहीं है, कोई बचा तो नहीं है, कोई नहीं बचा, कोई बचा हो, कोई बचा तो नहीं है, नहीं बचा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।